अध्याय 5। 3 मोती। जब राजा रिनकेटिंक और राजकुमार इंगा ने समुद्र में स्नान किया और सादा नाश्ता किया, तो वे सोचने लगे कि वे अपनी स्थिति सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं। गिलगाड के गरीब लोग, रिनकेटिंक ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, अब शायद ही कभी अपने राजा को जीवित देख पाएंगे, क्योंकि मेरी नाव और मेरे खेने वाले सब कुछ के साथ चले गए हैं। हमें इस तथ्य का सामना करना चाहिए कि हम इस द्वीप पर आजीवन कारावास में हैं, और यदि हम इस छोटी सी बोरी में मौजूद खाने से अधिक कुछ नहीं जुटा पाते, तो हमारा जीवन छोटा ही रहेगा। मैं भूखा नहीं मरूंगी, क्योंकि मैं घास खा सकती हूँ, बकरी ने सुखद स्वर में कहा, या ऐसा स्वर जिसे बिलबिल ने भी सुखद माना होगा। सच है, बिल्कुल सच है, राजा ने कहा। फिर वह एक पल के लिए सोच में पड़ गया और इंगा की ओर मुड़ते हुए उसने पूछा, क्या तुम सोचते हो, राजकुमार, कि अगर सबसे बुरा समय आए तो हम बिलबिल खा सकते हैं? बकरी ने कराहते हुए अपने मालिक की ओर तिरस्कार भरी नजर से देखा और कहा, राक्षस, क्या तुम सचमुच अपने पुराने मित्र और नौकर को खा जाओगे? नहीं, अगर मैं ऐसा कर सकता हूँ, बिलबिल, राजा ने प्रसन्नतापूर्वक उत्तर दिया। तुम एक बहुत ही कठोर निवाला बनोगे और मेरे दांत भी पहले जैसे अच्छे नहीं रहे। जब ये बातचीत चल रही थी, तो इंगा को अचानक वे 3 मोती याद आ गए, जिन्हें उसके पिता ने भोज कक्ष के टाइल वाले फर्श के नीचे छिपा दिया था। इसमें कोई संदेह नहीं कि राजा किट्टिकेट को आक्रमणकारियों ने अचानक इतना आश्चर्यचकित कर दिया था कि उसे मोती प्राप्त करने का कोई अवसर नहीं मिला, अन्यथा भयंकर योद्धा पराजित हो जाते और पिंगरी से बाहर निकल जाते। इसलिए वे अभी भी अपने छिपने के स्थान पर होंगे, और इंगा का मानना था कि वे इस जरूरत के समय में उसके और उसके साथियों के लिए बहुत मददगार साबित होंगे। लेकिन महल खंडहरों का ढेर था, शायद अब वो उस जगह को खोजने में असमर्थ होगा जहां मोती छिपे थे। उसने रिनकेटिंक से इस बारे में कुछ नहीं कहा। उसे याद आया कि उसके पिता ने उसे मोतियों और उनकी जादुई शक्तियों का रहस्य सुरक्षित रखने का काम सौंपा था। फिर भी अपने पूर्वजों के अद्भुत खजाने को सुरक्षित रखने के विचार ने लड़के को नई उम्मीद दी। वो खड़ा हुआ और राजा से बोला, चलो हम पिंगरी के दूसरे छोर पर लौटते हैं। मेरे पिता के महल की वीरानी के बावजूद ये यहाँ से कहीं अधिक सुखद है। और वहाँ, अगर कहीं भी, हम अपनी कठिनाइयों से बाहर निकलने का रास्ता खोज लेंगे। इस सुझाव को रिनकेटिंक ने स्वीकार कर लिया और छोटा सा दल तुरंत वापसी की यात्रा पर निकल पड़ा। चूंकि रास्ते में देरी करने का कोई कारण नहीं था, इसलिए वे दोपहर के लगभग द्वीप के बड़े छोर पर पहुंच गए और तुरंत महल के खंडहरों की खोज शुरू कर दी। उन्होंने पाया कि उनकी संतुष्टि के लिए एक टावर के नीचे एक कमरा अभी भी रहने योग्य था, हालांकि छत टूटी हुई थी और जगह कुछ हद तक पत्थरों से अटी हुई थी। राजा, जैसा कि उसने कहा, कोई भी कठिन काम करने के लिए बहुत मोटा था, इसलिए वह संगमरमर के एक ब्लॉक पर बैठ गया और इंगा को कमरे से कचरा साफ करते हुए देखा। ये करने के बाद लड़का खंडहरों में खोजता रहा जब तक कि उसे एक स्टूल और एक कुर्सी नहीं मिल गई जो उपयोग से परे टूटी हुई नहीं थी। कुछ बिस्तर और एक गद्दा भी मिला, ताकि रात होने तक छोटा कमरा काफी आरामदायक हो गया था। अगली सुबह, जब रिनकेटिंक अभी भी गहरी नींद में था और बिलबिल व्यस्तता से किनारे पर लगी ओस से भीगी घास को काट रहा था, राजकुमार इंगा ने संगमरमर के गिरे हुए ढेरों में उस जगह की तलाश शुरू की जहां शाही भोज कक्ष था। कुछ देर तक खंडहरों पर चढ़ने के बाद वह एक समतल जगह पर पहुंच गया, जिसे उसने टाइल वाले फर्श और बिखरे हुए टूटे हुए फर्नीचर के जरिए पहचाना। वह बड़ा हॉल था जिसकी उसे तलाश थी। लेकिन फर्श के बीच में, उस जगह के ठीक ऊपर जहां मोती छिपे हुए थे, संगमरमर के कई बड़े और भारी ब्लॉक पड़े थे, जिन्हें टूटी हुई दीवारों से फाड़कर लाया गया था। इस दुर्भाग्यपूर्ण खोज ने कुछ समय के लिए लड़के को हतोत्साहित कर दिया। उसे एहसास हुआ कि वह इतनी बड़ी बाधाओं को दूर करने में कितना असहाय था, लेकिन मोतियों को सुरक्षित रखना इतना महत्वपूर्ण था कि जब तक हर मानवीय प्रयास नहीं किया गया, तब तक वह निराश नहीं हुआ। इसलिए उसने उसे इस मामले पर बहुत सावधानी से सोचने के लिए बैठा दिया। इस बीच रिनकेटिंक अपने बिस्तर से उठकर लॉन पर चला गया, जहां उसने बिलबिल को हरियाली पर आराम से लेटा हुआ पाया। इंगा कहाँ है? रिनकेटिंक ने अपनी आंखों को उंगलियों से रगड़ते हुए पूछा, क्योंकि बहुत अधिक नींद के कारण उनकी दृष्टि धुंधली हो गई थी।
मुझसे मत पूछो, बकरी ने बड़ी संतुष्टि के साथ मीठी घास चबाते हुए कहा। बिलबिल, राजा ने बकरी के पास बैठते हुए और अपनी मोटी ठोड़ी को अपने हाथों पर और कोहनियों को घुटनों पर टिकाते हुए कहा, मुझे तुमसे यह बात कहने दो कि मैं ऊब गया हूँ और मुझे मनोरंजन की आवश्यकता है। मेरे अच्छे मित्र किट्टी कैट को बर्बर लोगों ने अपहरण कर लिया है और मुझसे छीन लिया है, इसलिए मेरे साथ बुद्धिमानी से बात करने वाला कोई नहीं है। मैं राजा हूँ और तुम बकरी हो। मान लो तुम मुझे एक कहानी सुनाते हो। मान लीजिए कि मैं ऐसा नहीं करता, बिलबिल ने क्रोधित स्वर में कहा, क्योंकि बकरी का चेहरा बहुत भावपूर्ण होता है। अगर तुम मना करोगे तो मैं पहले से भी ज्यादा दुखी हो जाऊंगा, और मैं जानता हूं कि तुम्हारा स्वभाव इतना मीठा है कि मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। मुझे एक कहानी सुनाओ, बिलबिल। बकरी ने उसकी ओर घृणा के भाव से देखा और कहा, कोई सोचेगा कि तुम सिर्फ 4 साल के हो, रिंकी टिंक, लेकिन वहाँ मैं वही करूँगा जो तुम कहोगे। ध्यान से सुनो, और कहानी तुम्हें कुछ अच्छा लग सकता है, हालांकि मुझे संदेह है कि तुम इसका नैतिक अर्थ समझ पाओगे। मुझे पूरा विश्वास है कि यह कहानी मुझे लाभ पहुंचाएगी, राजा ने कहा, जिनकी आंखें चमक रही थीं। एक बार की बात है, बकरी ने कहना शुरू किया। वो कब हुआ, बिलबिल? राजा ने धीरे से पूछा। बात में बीच में मत बोलो, यह अशिष्टता है। एक बार एक राजा था जिसके सिर के अंदर एक खोखलापन था, जहां अधिकांश लोगों का दिमाग होता है। और क्या ये सच्ची कहानी है, बिलबिल? और राजा खोखला दिमाग वाला बकवास कर सकता था, जिसका कोई मतलब नहीं था, और बेतुकी बातों पर बेवकूफ तरीके से हंस सकता था। कहानी का वह हिस्सा काफी हद तक सच है, रिंकी टिंक। तो फिर कहानी जारी रखो, प्यारे बिलबिल। फिर भी यह विश्वास करना कठिन है कि कोई राजा बुद्धिहीन हो सकता है, जब तक कि वास्तव में उसने एक बोलने वाली बकरी का मालिक बनकर यह साबित नहीं कर दिया। बिलबिल 1 मिनट तक चुपचाप उसे घूरता रहा। फिर उसने अपनी कहानी फिर शुरू की। यह मूर्ख व्यक्ति संयोगवश राजा बना, क्योंकि उसका जन्म उस उच्च पद पर हुआ था। राजा भी संयोगवश मूर्ख बना, क्योंकि वह बिना दिमाग के पैदा हुआ था। राजा ने कहा, बेचारा आदमी, क्या उसके पास बोलने वाली बकरी थी? हाँ, बिलबिल ने उत्तर दिया। तो फिर उसका पैदा होना ही गलत था। चीकी की कीक, हू। रिंकी टिंक ने ठहाका लगाया, उसका मोटा शरीर खुशी से कांप रहा था। लेकिन खुद को पैदा होने से रोकना मुश्किल है, विरोध करने का कोई मौका नहीं है ना, बिलबिल? ये कहानी कौन कह रहा है, मैं जानना चाहता हूँ, बकरी ने क्रोध से पूछा। किसी बुद्धिमान व्यक्ति से पूछो, मेरे बेटे, मुझे यकीन है कि मैं नहीं बता सकता, राजा ने हंसते हुए कहा। बिलबिल अपने खुरों पर खड़ा हुआ और गरिमापूर्ण तरीके से चला गया, जिससे रिंकी टिंक जानवर के चेहरे पर आए खट्टे भाव को देखकर फिर से हंसने लगा। ओह, बिलबिल, तुम किसी दिन मेरी मौत का कारण बनोगे, मुझे यकीन है कि तुम ऐसा करोगे। राजा ने हौंफते हुए कहा, और अपनी आंखें पोंछने के लिए अपना रुमाल निकाला, क्योंकि जैसा कि वो अक्सर करता था, वह इतना हंसा कि उसके आंसू निकल आए। बिलबिल बहुत परेशान था और अपने मालिक की तरफ देखने के लिए भी सिर नहीं घुमा रहा था। रिंकी टिंक से बचने के लिए वह महल के खंडहरों में भटकता रहा, जहां उसकी मुलाकात राजकुमार इंगा से हुई। गुड मॉर्निंग, बिलबिल, लड़के ने कहा। मैं बस तुम्हें ढूंढने जा रहा था, ताकि मैं तुमसे एक महत्वपूर्ण मामले पर सलाह ले सकूं। अगर तुम मेरे साथ वापस आओगे तो मुझे यकीन है कि तुम्हारा अच्छा निर्णय बहुत मददगार साबित होगा। क्रोधित बकरी को उस सम्मानजनक लहजे से काफी राहत मिली, लेकिन उसने तुरंत पूछा, क्या तुम भी उस मूर्ख राजा से परामर्श करने जा रहे हो? मुझे दुख है कि आपने अपने दयालु स्वामी के बारे में ऐसा कहा, लड़के ने गंभीरता से कहा। सभी मनुष्य सम्मान के पात्र हैं, क्योंकि वे सभी जीवित प्राणियों में सबसे श्रेष्ठ हैं, और राजा दूसरों की तुलना में अधिक सम्मान के पात्र हैं, क्योंकि उन्हें कई लोगों पर शासन करना होता है। फिर भी, बिलबिल ने दृढ़ विश्वास के साथ कहा, रिंकी टिंक का सिर निश्चित रूप से दिमाग से खाली है। मैं इस बात पर यकीन नहीं करना चाहती, इंगा ने जोर देकर कहा। लेकिन वैसे भी उसका दिल दयालु और कोमल है और यह बुद्धिमान होने से बेहतर है।
वह दुर्भाग्य के बावजूद खुश रहता है जो दूसरों को रोने पर मजबूर कर सकता है, और वह कभी भी ऐसे कठोर शब्द नहीं बोलता जो उसके दोस्तों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। फिर भी, बिल्बिल ने गुर्राते हुए कहा, वह है। हमें सब कुछ भूल जाना चाहिए, सिवाय उसके अच्छे स्वभाव के, जो हमारे दुखी होने पर हमारे अंदर नया उत्साह भर देता है, लड़के ने सलाह दी। पर वह है। कृपया मेरे साथ आइए, इंगा ने बीच में टोकते हुए कहा, क्योंकि जिस विषय पर मैं बात करना चाहती हूँ वह बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्बिल ने उसका पीछा किया, हालांकि लड़के ने अभी भी बकरी को ये कहते हुए सुना कि राजा के पास दिमाग नहीं है। रिनकिटिंक ने उन्हें खंडहरों में जाते देखा, वह भी उनका पीछा करने लगा, और उनके साथ आकर उसने अपना नाश्ता मांगा। इंगा ने भोजन की बोरी खोली और जब वह और राजा उसे खा रहे थे तो लड़के ने कहा, अगर मैं भोज कक्ष में गिरे संगमरमर के कुछ टुकड़ों को हटाने का कोई रास्ता खोज लूं, तो मुझे लगता है कि मैं इस बंजर द्वीप से भागने का रास्ता भी खोज लूंगा। तो फिर, रिनकिटिंक ने मुंह भरकर बुदबुदाया, चलो संगमरमर के टुकड़ों को हटा दें। लेकिन कैसे? राजकुमार इंगा ने पूछा। वे बहुत भारी हैं। आह, कैसे? वाकई। राजा ने संतुष्ट भाव से अपने होठों को चटकाते हुए कहा, यह एक गंभीर सवाल है, लेकिन मेरे पास यह है। आइए देखें कि मेरे प्रसिद्ध चर्मपत्र में इसके बारे में क्या लिखा है। उसने रुमाल पर अपनी उंगलियां पोंछीं और फिर, अपनी कढ़ाईदार ब्लाउज के अंदर की जेब से स्क्रॉल निकालकर, उसे खोला और निम्नलिखित शब्द पढ़े, कभी किसी दूसरे आदमी के पैर की उंगलियों पर पैर न रखें। बकरी ने तिरस्कार भरी सांस ली, इंगा चुप रही, राजा ने एक ओर से दूसरी ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। यही तो विचार है, बिल्कुल, रिनकिटिंक ने कहा। निश्चित रूप से, बिल्बिल ने तिरस्कारपूर्वक कहा, ये हमें बताता है कि संगमरमर के ब्लॉकों को कैसे स्थानांतरित किया जाए। ओह, क्या ऐसा है? राजा ने जवाब दिया, और फिर एक पल के लिए उसने अपने गंजे सिर के ऊपरी हिस्से को उलझन भरे अंदाज में रगड़ा। अगले ही पल वो खुशी से खिलखिलाकर हंस पड़ा। बकरी ने इंगा की तरफ देखा और आह भरी। मैंने तुमसे क्या कहा था? प्राणी ने पूछा। क्या मैं सही था या गलत? ये पुस्तक, रिनकिटिंक ने कहा, वास्तव में एक उत्कृष्ट कृति है। इसकी सलाह बहुत मूल्यवान है। कभी किसी दूसरे व्यक्ति के पैर की उंगलियों पर पैर न रखें। आइए हम इस पर विचार करें। निष्कर्ष यह है कि हमें अपने पैरों की उंगलियों पर पैर रखना चाहिए, जो हमें इसी उद्देश्य से दी गई हैं। इसलिए, अगर मैं किसी दूसरे व्यक्ति के पैरों की उंगलियों पर पैर रखूं, तो मैं दूसरा व्यक्ति हो जाऊंगा। दूसरा व्यक्ति की, हिक कीक। मजेदार है न? क्या मैंने नहीं कहा था? बिल्बिल ने कहना शुरू किया। तुमने जो भी कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे बेटे, राजा ने दहाड़ते हुए कहा। कोई भी मूर्ख इस बात को मुझसे बेहतर तरीके से नहीं समझ सकता। हमें अभी भी ये तय करना है कि संगमरमर के ब्लॉकों को कैसे हटाया जाए, इंगा ने चिंतित होकर सुझाव दिया। उन पर रस्सी बांधो और खींचो, बिल्बिल ने कहा। रिनकिटिंक पर ज्यादा ध्यान मत दो, क्योंकि वह उस आदमी से ज्यादा समझदार नहीं है जिसने वह बेवकूफाना किताब लिखी है। बस रस्सी ले आओ, और हम रिनकिटिंक को एक सिरे पर वजन के लिए बांध देंगे और मैं तुम्हें खींचने में मदद करूंगा। धन्यवाद, बिल्बिल, लड़के ने जवाब दिया। मैं अभी रस्सी लेकर आता हूँ। बिल्बिल को खंडहरों से चढ़कर भोज कक्ष के फर्श तक पहुँचने में कठिनाई हुई, लेकिन कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ बकरी प्रयास करने के बाद नहीं पहुँच पाती, इसलिए बिल्बिल को अंततः सफलता मिल गई, और यहाँ तक कि मोटा सा रिनकिटिंक भी अंततः उनके साथ शामिल हो गया, हालांकि उसकी सांस फूल रही थी। इंगा ने रस्सी के एक सिरे को संगमरमर के एक टुकड़े के चारों ओर बांधा और फिर दूसरे सिरे पर एक लूप बनाया जो बिल्बिल के सिर के ऊपर से गुजरा। जब सब कुछ तैयार हो गया तो लड़के ने रस्सी पकड़ी और बकरी को खींचने में मदद की, फिर भी, वे जितना भी जोर लगा लें, विशाल टुकड़ा अपनी जगह से हिल नहीं पाया। ये देखकर, राजा रिनकिटिंक आगे आए और उन्होंने अपनी सहायता दी। उनके शरीर के वजन ने भारी संगमरमर को अपनी जगह से कई फीट नीचे खिसकने पर मजबूर कर दिया। लेकिन ये कठिन काम था और अगले ब्लॉक को हटाने से पहले सभी को काफी देर तक आराम करना पड़ा। राजा ने कहा, बिल्बिल,
स्वीकार करो कि संसार में मैं कुछ काम का हूँ। तुम्हारा वजन काफी मददगार था, बकरी ने स्वीकार किया, लेकिन अगर तुम्हारा सिर भी तुम्हारे पेट जितना भरा होता तो काम और भी आसान हो जाता। जब इंगा ने रस्सी को दूसरी बार बांधने के लिए कदम बढ़ाया तो उसे यह जानकर खुशी हुई कि संगमरमर के एक और ब्लॉक को हिलाने से वह गुप्त स्प्रिंग वाली टाइल को खोल सकता है। इसलिए तीनों ने नई ऊर्जा के साथ खींचा और उनकी खुशी के लिए ब्लॉक हिल गया और अपनी तरफ लुढ़क गया, जिससे इंगा को जब चाहे खजाना निकालने की आज़ादी मिल गई। लेकिन लड़के का बिलबिल और राजा को पिंगरी के शाही खजाने का रहस्य बताने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए हालांकि बकरी और उसके मालिक दोनों ने ये जानना चाहा कि संगमरमर के ब्लॉक क्यों हटाए गए थे और इससे उन्हें क्या लाभ होगा, इंगा ने उनसे अगली सुबह तक इंतजार करने की विनती की, जब उसे उम्मीद थी कि वो उन्हें संतुष्ट कर सकेगा कि उनकी कड़ी मेहनत व्यर्थ नहीं गई है। एक छोटे से लड़के के इस वादे पर थोड़ा भी भरोसा न होने के कारण बकरी ने बड़बड़ाया और राजा हंसा, लेकिन इंगा ने उनके उपहास पर कोई ध्यान नहीं दिया और खुद को मछली पकड़ने की छड़ी, लाइन और हुक के साथ तैयार करने के काम में जुट गया। दोपहर के समय वह किनारे के पास कुछ चट्टानों पर गया और तब तक धैर्यपूर्वक मछलियां पकड़ता रहा जब तक कि उसने उनके खाने और नाश्ते के लिए पर्याप्त पीली पच नहीं पकड़ ली। जब इंगा किनारे पर लौटी तो रिंकिटिंक ने पकड़ी गई अच्छी मछलियों को देखते हुए कहा, ये पकने पर स्वादिष्ट लगेंगी, लेकिन क्या तुम जानती हो कि इन्हें कैसे पकाया जाता है? नहीं, जवाब मिला। मैंने कई बार मछलियां पकड़ी हैं, लेकिन उन्हें कभी पकाया नहीं है। शायद महाराज खाना बनाना जानते हों। खाना पकाना और राजसी होना दो अलग अलग चीजें हैं, छोटे राजा ने हंसते हुए कहा। मैं भूख से बचने के लिए मछली भी नहीं पका सकता। जहाँ तक मेरी बात है, बिलबिल ने कहा, मैं कभी मछली नहीं खाता, लेकिन मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि उन्हें कैसे पकाना है, क्योंकि मैंने अक्सर महल के रसोइयों को उनके काम करते देखा है। और इस तरह बकरी की सहायता से लड़के और राजा ने मछली तैयार की और उन्हें पकाया, जिसके बाद उन्हें बड़े चाव से खाया गया। उस रात जब रिंकिटिंक और बिलबिल दोनों गहरी नींद में सो गए थे, इंगा चुपके से चांदनी में से निकलकर सुनसान भोज कक्ष में चली गई। वहां घुटनों के बल बैठकर उसने गुप्त झरने को छुआ जैसा कि उसके पिता ने उसे करने के लिए कहा था और उसकी खुशी के लिए टाइल नीचे की ओर धंस गई और छेद खुल गया। आप कल्पना कर सकते हैं कि लड़के का दिल उत्साह से कैसे धड़क रहा होगा जब उसने धीरे से अपना हाथ उस छेद में डाला और ये देखने के लिए इधर उधर टटोला कि क्या कीमती मोती अभी भी वहां हैं। एक पल में उसकी उंगलियां रेशमी थैले को छू गईं और बिना रुके उसने खजाने को अपनी छाती से लगाया और उसे जांचने के लिए चांदनी में भाग गया। जब वो एक उजले स्थान पर पहुंचा तो उसने थैला खोलना शुरू किया, लेकिन उसने देखा कि बिलबिल पास की घास पर सो रहा था। इसलिए खोजे जाने के डर से कांपते हुए वह दूसरी जगह भाग गया और जब वह रुका तो उसने रिंकिटिंक को जोर से खर्राटे लेते सुना। फिर से वह भाग गया और समुद्र तट पर पहुंचा, जहां वह एक बैंक के नीचे बैठ गया और थैले के मुंह को बांधने वाली रस्सियों को खोलने लगा। लेकिन अब एक और डर ने उसे घेर लिया। अगर मोती मेरे हाथ से फिसलकर पानी में गिर गए तो वे हमेशा के लिए मुझसे छूट जाएंगे। मुझे कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। वो इधर उधर भटकता रहा, दोनों हाथों में रेशमी थैला पकड़े हुए, और अंत में वह बाग में गया और उस ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया जहां उसने अपना मंच और आसन बनाया था। लेकिन यहाँ घना अंधेरा था, इसलिए उसने पाया कि मोतियों को छूने की हिम्मत करने से पहले उसे सुबह तक धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी होगी। प्रतीक्षा के उन घंटों के दौरान उसके पास चिंतन के लिए समय था और उसने अपने पिता के खजाने के कब्जे से इतना भयभीत होने के लिए खुद को धिक्कारा। ये मोती पीढ़ियों से हमारे परिवार के पास हैं, उन्होंने सोचा, फिर भी किसी ने इन्हें कभी नहीं खोया। अगर मैं सामान्य देखभाल करता हूँ तो मुझे यकीन है कि मुझे उनकी सुरक्षा के लिए कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जब भोर हुई और वह साफ साफ देख सकता था तो इंगा ने बैग खोला और नीला मोती निकाल लिया। उसे दूसरों द्वारा देखे जाने की कोई संभावना नहीं थी, इसलिए उसने आश्चर्य से उसे देखने के लिए समय लिया और खुद से कहा, इससे मुझे ताकत मिलेगी। अपना दाहिना जूता उतारकर उसने नीले मोती को उसके नुकीले पंजे में रख दिया।
फिर उसने अपने रुमाल से एक टुकड़ा निकाला और मोती को अपनी जगह पर रखने के लिए जूते में ठूंस दिया। इंगा के जूते लंबे और नुकीले थे, जैसे कि पिंगरी में पहने जाने वाले सभी जूते होते हैं, और उनके सिरे ऊपर की ओर मुड़े हुए थे, जिससे लड़के के पैर के अंगूठे के उस स्थान से आगे काफी खाली जगह थी, जब जूता उसके पैर पर होता था। जूता पहनने और उसे बांधने के बाद उसने बैग खोला और गुलाबी मोती निकाला। यह मुझे खतरे से बचाएगा, इंगा ने कहा, और अपने बाएं पैर से जूता उतारकर उसने सावधानीपूर्वक मोती को खोखले पैर के अंगूठे में रख दिया। इसे भी उसने अपने रुमाल से फाड़ी गई पट्टी की मदद से सुरक्षित रखा। दूसरा जूता पहनकर और उसे बांधकर लड़के ने रेशमी थैले में से तीसरा मोती निकाला, जो कि शुद्ध सफेद था, और उसे कान के पास लाकर उसने पूछा, क्या आप मुझे सलाह देंगे कि इस दुर्भाग्य की घड़ी में मुझे क्या करना चाहिए? मोती की छोटी सी आवाज ने स्पष्ट उत्तर दिया, मैं तुम्हें रेगोस और कोरेगोस द्वीपों पर जाने की सलाह देता हूँ, जहाँ तुम अपने माता पिता को गुलामी से मुक्त करा सकते हो। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? राजकुमार इंगा ने ऐसी सलाह पाकर आश्चर्यचकित होकर कहा। आज रात, मोती की आवाज बोली, तूफान आएगा और सुबह एक नाव किनारे पर फंस जाएगी। इस नाव को ले लो और रेगोस और कोरेगोस तक जाओ। मैं एक कमजोर लड़का होकर नाव को इतनी दूर तक कैसे खींच सकता हूँ? उसने संभावना पर संदेह करते हुए पूछा। जवाब मिला, नीला मोती तुम्हें शक्ति देगा, लेकिन हो सकता है कि रेगोस और कोरेगोस पहुंचने से पहले ही मेरा जहाज डूब जाए। लड़के ने विरोध किया। गुलाबी मोती तुम्हें नुकसान से बचाएगा, आवाज धीमी और धीमी लेकिन बहुत स्पष्ट सुनाई दी। तो मैं वैसा ही करूंगी जैसा आप मुझे सलाह देंगे, इंगा ने दृढ़ता से कहा, क्योंकि इस वादे ने उसे साहस दिया था, और जैसे ही उसने अपने कान से मोती निकाला, मोती फुसफुसाया। बुद्धिमान और निडर व्यक्ति को सफलता अवश्य मिलती है। रेशमी थैले की गहराई में सफेद मोती को वापस लाते हुए इंगा ने उसे अपनी गर्दन के चारों ओर सुरक्षित रूप से बांध लिया और अपनी कमर को बटन से ऊपर बांध लिया ताकि खजाने को सभी जिज्ञासु आंखों से छिपाया जा सके। फिर वह धीरे धीरे पेड़ से नीचे उतरा और उस कमरे में वापस आया जहां राजा रिनकेटिंग अभी भी सो रहा था। बकरी घास चर रही थी, लेकिन वो क्रोधित और उदास दिख रही थी। जब लड़के ने उसे पास से गुड मॉर्निंग कहा, तो बिलबिल ने कोई जवाब नहीं दिया। जैसे ही इंगा कमरे में दाखिल हुई, राजा जाग गया और उसने पूछा, तुम्हारा वह रहस्यमय रहस्य क्या है? मैं इसके बारे में सपने देख रहा हूँ, और उन भारी ब्लॉकों को खींचने से मुझे अभी तक सांस नहीं मिली है। मुझे रहस्य बताओ। एक रहस्य जो बताया गया है, वो रहस्य नहीं रह जाता, इंगा ने हंसते हुए कहा। इसके अलावा, यह एक पारिवारिक रहस्य है, जिसे मुझे अपने तक ही रखना चाहिए। लेकिन मैं तुम्हें कम से कम एक बात बता सकती हूँ, हम कल सुबह इस द्वीप को छोड़ने जा रहे हैं। राजा इस कथन से हैरान हो गया। मैं बहुत अच्छा तैराक नहीं हूँ, उसने कहा, और यद्यपि मैं पानी की सतह पर तैरने के लिए पर्याप्त मोटा हूँ, मैं केवल इधर उधर घूमता रहूंगा और कहीं नहीं पहुँच पाऊंगा। हम तैरेंगे नहीं, बल्कि आराम से नाव में यात्रा करेंगे, इंगा ने वादा किया। इस द्वीप पर एक भी नाव नहीं है। रिनकेटिंग ने आश्चर्य से लड़के की ओर देखते हुए कहा। सच है, इंगा ने कहा, लेकिन एक सुबह हमारे पास आएगा। उसने सकारात्मक रूप से कहा, क्योंकि उसे सफेद मोती के वादे पर पूरा भरोसा था, लेकिन रिनकेटिंग 3 अद्भुत रत्नों के बारे में कुछ नहीं जानता था। उसे डर लगने लगा कि छोटे राजकुमार ने दुख और दुर्भाग्य के कारण अपना दिमाग खो दिया है। इस कारण राजा ने लड़के से और कोई सवाल नहीं किया, बल्कि उसे मजेदार कहानियां सुनाकर खुश करने की कोशिश की। वो खुद भी सभी कहानियों पर हंसा, अपने आनंदमय, उल्लासमय अंदाज में, और इंगा भी खुलकर हंसी में शामिल हो गई, क्योंकि अपने प्यारे माता पिता को बचाने की संभावना से उसका दिल हल्का हो गया था। जब से भयंकर योद्धा पिंगरी पर उतरे थे, तब से लड़का इतना आशावान और खुश नहीं था। बिलबिल की पीठ पर सवार रिनकेटिंग के साथ तीनों ने द्वीप का भ्रमण किया और मध्य भाग में कुछ झाड़ियों और पेड़ों पर पके फल पाए। उन्होंने इसे स्वतंत्र रूप से इकट्ठा किया, क्योंकि इंगा द्वारा पकड़ी गई मछलियों के अलावा यह अब उनके पास एकमात्र भोजन था, और जितना कम उनके पास था,
रिंकिटिंक की भूख उतनी ही बढ़ती जा रही थी। मैं कभी भी इतना खुश नहीं होता, उसने आह भरते हुए कहा, जब मैं खा रहा होता हूँ तब। शाम के समय आसमान बादलों से घिरा हुआ था और जल्द ही एक भयंकर तूफान आने लगा। राजकुमार इंगा और राजा रिंकिटिंक ने अपने द्वारा बनाए गए कमरे की छत में शरण ली और वहां बिलबिल भी उनके साथ आ गया। तूफान की तीव्रता से बकरी और राजा कुछ हद तक परेशान थे, लेकिन इंगा ने इस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वह इस बात से खुश थी कि व्हाइट पर्ल पर भरोसा किया जा सकता है। सारी रात हवा द्वीप के चारों ओर चीखती रही, गरज के साथ बारिश हुई, बिजली चमकी और मूसलाधार बारिश हुई। लेकिन सुबह होते होते तूफान थम गया और जब सूरज निकला तो कुछ गिरे हुए पेड़ों को छोड़कर तूफान का कोई निशान नहीं बचा था।